नमस्कार साथियों, बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। और हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है, और उसके बाद हिस्ट्री को हम बिल्कुल क्रोनोलॉजी मतलब ईयर बाय ईयर हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। इसमें से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हिस्ट्री में से सारे आपके कवर हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कोई सी भी एग्रीकल्चर की एग्जाम हो। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लांट पैथोलॉजी होता क्या है। तो देखो, जिस भी वर्ड के पीछे हमने पढ़ा है, जिस भी वर्ड के पीछे अगर वाई है तो वो कौन सा वर्ड होता है, वो ग्रीक वर्ड होता है। ऐसा हम सब लोगों ने पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही। ठीक है, जिसके पीछे कल्चर होता है उसको हम लैटिन बोल देते हैं, जिसके पीछे वाई लगा होता है, लॉजी लगा होता है, वो ग्रीक वर्ड होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मींस 99.99 केसेस में ऐसा होता है। जो एक्सेप्शन है वो हमें याद करना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड है। अब ग्रीक वर्ड, अब प्लांट पैथोलॉजी को फाइटोपैथोलॉजी भी कहते हैं। फाइटो मतलब प्लांट होता है, तो यहाँ पे हम पैथोलॉजी को अगर तोड़े तो क्या निकलेगा। पैथोलॉजी को आप तोड़ोगे तो यहां से हो जाएगा पैथोस, क्या हो जाएगा पैथोस, और प्लस हो जाएगा लोगस। ठीक है, पैथोस प्लस लोगस से मिलकर बना है पैथोलॉजी, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, पैथोस का मतलब यहां पे क्या होगा, पैथोस का मतलब होगा सफरिंग। क्या हो जाएगा, पैथोस का मतलब हो जाएगा सफरिंग, प्लस लोगस का मतलब हो जाएगा स्टडी करना, या बोल सकते हैं साइंस। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, साइंस। क्लियर है, मतलब सफरिंग या बोल सकते हैं, इसको एक और टर्म दे दिया जाता है कभी कभी, एलिमेंट्स। इसका मतलब भी वही होता है, डिजीज। और लोगस का मतलब हो गया स्टडी करना। देखो सिंपल लैंग्वेज में समझो, यहाँ पे सफरिंग और यहाँ पे मैं बोल सकता हूं इसका मतलब तो हो गया रोग। ठीक है, इसका मतलब हो गया साइंस। साइंस मतलब इसका मतलब हो गया विज्ञान। ठीक है, हिंदी में भी डिस्कस करते चलेंगे। और यहाँ पे अगर मैं प्लांट ले लूं, ठीक है, क्योंकि प्लांट पैथोलॉजी है तो प्लांट मतलब क्या हो गया हमारा, पादप, या बोल दूं मैं फसल। ठीक है, तो प्लांट मतलब हो गया हमारी क्रॉप या फसल, फसल। सफरिंग मतलब हो गया रोग। ठीक है, और स्टडी मतलब हो गया साइंस या विज्ञान। तो फसलों के रोगों का अध्ययन करना, फसलों के रोगों को अध्ययन करना क्या कहलाता है, फसल रोग विज्ञान या पादप रोग विज्ञान। यहां पे मैं पादप ले लेता हूं, पादप रोग विज्ञान कहा जाता है। मतलब पादप रोगों का अध्ययन करना या फसलों के रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में हमने समझा, यहां पे कह सकते हैं क्या, स्टडी ऑफ क्रॉप डिजीज, स्टडी ऑफ क्रॉप डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, स्टडी ऑफ क्रॉप डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट। उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे प्लांट पैथोलॉजी। मतलब फसलों के रोग और उसका नियंत्रण करना क्या कहलाता है, पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। या मैं कह सकता हूं क्या, स्टडी ऑफ कॉज, इटियोलॉजी, लॉसेस और मैनेजमेंट, या डेवलपमेंट बोल सकता हूं, या ग्रोथ बोल सकता हूं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो हमारी डिजीज है उसका कॉज मतलब कारण क्या है, इटियोलॉजी मतलब उसकी लाइफ साइकिल क्या है। ठीक है, लॉसेस मतलब किस तरीके की हानि वो हमारे क्रॉप पे पहुंचाते हैं। ठीक है, और उसकी ग्रोथ कैसे होती है, ग्रोथ या डेवलपमेंट कैसे होता है, एंड देन उसका मैनेजमेंट, उसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इस पूरे को अगर हम मिला दें तो ये क्या हो जाता है हमारा, प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। अब हमने बात की डिजीज की, हमने किसकी बात की, यहाँ पे रोग की बात की है ना। तो रोग क्या होता है, क्या होता है रोग। अगर हम हमारे ऊपर बात करें, इंसानों के ऊपर, कि जब हम बीमार होते हैं, हमें कोई डिजीज लगती है या रोग लगता है, तो हम क्या हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी मान लो डेंगू चल रहा है। डेंगू क्या है, एक फीवर है। ठीक है, जैसे हमें वायरल फीवर भी होता है, वायरल फीवर होता है। मतलब क्या होता है कि जब हमें कोई पैथोजन, ठीक है, कोई भारी चीज आके हमारे ऊपर अटैक करती है, कोई वायरस हुआ या किसी बैक्टीरिया की वजह से हमें फीवर आया, तो वो कोई वायरस या बैक्टीरिया जब हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमारी बॉडी
मतलब हमारी बॉडी क्या हो जाती है, एब नॉर्मल हो जाती है, मतलब हम असामान्य हो जाते हैं, हमारे कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, हमारी जो बॉडी की जो फंक्शनलिटी है, मार्फोलॉजी है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, हम काम नहीं कर पाते हैं, आलस आता है, सोना पसंद करते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, डिजीज या रोग। मतलब होस्ट मतलब क्या हो गया, प्लांट। ठीक है, होस्ट मतलब प्लांट, मतलब जिस पे डिजीज अटैक करे, मतलब जिस पे अगर कोई पैथोजन अटैक करता है उसको होस्ट बोलते हैं। प्लस पैथोजन, पैथोजन मतलब वो कारक जो होस्ट पे अटैक कर रहा है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, इनका इंटरेक्शन। ठीक है, होस्ट और पैथोजन का जब आपस में मिलाप होता है, इंटरेक्शन होता है, मतलब जब कोई वायरस जो है हमारे ऊपर अटैक करेगा, हम होस्ट हैं, जब वायरस हमारे ऊपर अटैक करेगा तो वायरस का और हमारा होस्ट का आपस में क्या होगा, मिलन होगा, इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो क्रॉप है या प्लांट है उसमें क्या हो जाएगा, डिस्टरबेंस। क्या हो जाएगा, डिस्टरबेंस हो जाएगा। डिस्टरबेंस किस प्रकार का होगा, उसकी जो फंक्शनलिटी है, उसकी फंक्शनलिटी वो डिस्टर्ब होगी, उसकी मार्फोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डिजीज। जब होस्ट और प्लांट का आपस में इंटरेक्शन होता है, जब आपस में उसका मिलन होता है, तो जो प्लांट के अंदर प्लांट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब उसकी जो कार्यकी होती है, उसकी जो फंक्शन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी मार्फोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, उसको कहते हैं डिजीज। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में सबसे पहले बात करेंगे हम फेमाइन की। किसकी बात करेंगे हम, अकाल। जो मेजर अकाल आए हैं, अकाल पढ़े हैं प्लांट पैथोलॉजी के अंदर, हम बात करेंगे अकाल की, फेमाइन की। ठीक है, यहाँ पे हम मेजर फेमाइन की बात करेंगे, जैसे कि आयरिस का फेमाइन, साइलोन का मतलब कॉफी का जो फेमाइन आया था कॉफी रस्ट से श्रीलंका के अंदर, और बंगाल फेमाइन। इन 3 फेमाइन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूं आयरिस का फेमाइन। क्या हो जाएगा, आयरिस का फेमाइन, मतलब यहां मैं बोलूं आयरिस का अकाल। ठीक है, आयरिस का अकाल। ठीक है, आयरिस का अकाल। ये आयरिस का अकाल कब आया था, तो याद रखना, यहीं पे हम सारी चीज इसकी लिखेंगे। तो आयरिस का अकाल कब आया था, तो ये रखो 1845 में। ठीक है, कब आया था आयरिस का अकाल, आयरिस का अकाल आया था 1845 में। कहां पर आया था आयरिस का अकाल, आयरिस का अकाल कहां आया था, तो आयरलैंड में। कहां आया था, आयरलैंड में आया था, आयरलैंड कंट्री है, वहां पर ये आयरिस का फेमाइन आया था 1845 में। किसकी वजह से आया था, किसकी वजह से आया था, उससे पहले देखते हैं किस क्रॉप पे आया था। हम प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, मतलब फसलों से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो किस क्रॉप पर ये आयरिस का फेमाइन आया था, तो ये किस पर आया था, पोटैटो पर। किस पर आया था, पोटैटो मीन्स आलू के ऊपर ये अकाल आया था। ठीक है, आलू क्रॉप पर, आलू की वजह से बोल सकते हैं, पोटैटो की वजह से अकाल आया था। पोटैटो में ये जो अकाल, पोटैटो की वजह से जो आयरलैंड में आयरिस का अकाल 1845 में आया था, वो किस कारण से आया था, उसका कारण क्या है, उसका कारण है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रोग है। कौन सा रोग, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इसका कारण है, मतलब आलू की पचेती अंगमारी, ये रोग है, डिजीज है। ये किस पे आई थी, पोटैटो के ऊपर आई थी, और इतनी खतरनाक तरीके से आई कि आयरलैंड में आयरिस का अकाल आ गया। ठीक है, अब ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो डिजीज आई थी पोटैटो के अंदर, ये इसके आने का कारण क्या था, इसके आने का कारण था फंगस। फंगस की वजह से ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज आई थी, किसके अंदर, पोटैटो के अंदर। किसकी वजह से, फंगस की डिजीज। याद रखना, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन सी डिजीज है, फंगस डिजीज है, फंगल डिजीज है। उस फंगस का नाम क्या था, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस उसका नाम था। ठीक है, इस फंगस का नाम क्या था, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस
फंगस का नाम था, कॉजल ऑर्गेन जो बोल सकते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का। इसकी वजह से पोटैटो के अंदर लेट ब्लाइट ऑफ डिजीज बीमारी लगी, जिससे आयरलैंड के अंदर आयरिस का फेमाइन, आयरिस का अकाल आया 1845 में। समझ में आया क्लियरली क्या हुआ? और इसकी वजह से हुआ क्या? इसकी वजह से हुआ आयरलैंड में लगभग 20 लाख लोग जो है वो क्या हो गए? मर गए, डाइड हो गए। ठीक है, 20 लाख लोग मरे। क्या कारण था मरने का? मरने का कारण था भूखमरी। क्या कारण था? भूखमरी, स्टारवेशन, ड्यू टू स्टारवेशन। तो ये 4-5 पॉइंट है, ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। देखो यहां पे समझो, आयरिस का फेमाइन कब आया? 1800 में। किस पर आया? आलू पर। कहां पर आया? आयरलैंड में। सब आ से संबंधित है। आयरिस का फेमाइन कब आया? 1845। आ से शुरू हो रहा 1800, तो 1845 कहां पर आया? आयरलैंड में आया। किस क्रॉप पर आया? आलू की क्रॉप पर आया। किसकी वजह से आया? तो लेट ब्लाइट ऑफ रोग डिजीज की वजह से आया। डिजीज का कारण क्या था? फंगस। उस फंगस का नाम क्या था? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। और इसकी वजह से आयरलैंड के अंदर 20 लाख लोग मर गए थे। कारण क्या था? भूखमरी, ड्यू टू स्टारवेशन। अब तो देखो आयरलैंड के अंदर 20 लाख लोग मर गए, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज है ये अपने आप में क्या है? एक एपिडेमिक या पेंडेमिक डिजीज है। एपिडेमिक और या फिर हम कह सकते हैं ये पेंडेमिक डिजीज है। ठीक है, ये एपिडेमिक भी है और पेंडेमिक डिजीज भी है। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? जब वाइड स्प्रेड हो जाता है किसी डिजीज का, ठीक है, रीजन में या कंट्री के अंदर, उसको हम क्या बोल देते हैं? एपिडेमिक। और पेंडेमिक का मतलब क्या होता है? जब कंट्री के साथ साथ कंट्री के बाहर, कॉन्टिनेंट, पूरे वर्ल्ड में अगर वो फैल जाए, जैसे कि कोरोना वायरस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेंडेमिक। तो ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन सा? पेंडेमिक भी है और एपिडेमिक भी है। तो ये पहला हमारा आयरिस का फेमाइन हो गया। दूसरा हम बात करते हैं साइलोन का अकाल। कौन सा? साइलोन फेमाइन। साइलोन फेमाइन या साइलोन का अकाल। ठीक है, अब ये सही सीधी सी बात है, सेम उसी तरीके से देखेंगे। ये जो आपका साइलोन का अकाल है ये कब आया था? तो 1867 में, 1867 में आया था। ठीक है, कब पड़ा था ये? अब ये सीधी सी बात, कहां पर आया था? तो याद रखना श्रीलंका में। कहां पर? रावण के घर पर। रावण के घर पर यह अकाल आया था 1867 में। किस क्रॉप पर आया था? तो क्या लगाओगे? कॉफी पर आया था ये, कॉफी क्रॉप के ऊपर। ठीक है, कॉफी क्रॉप के ऊपर ये साइलोन का अकाल आया था। कॉफी क्रॉप में साइलोन का अकाल, कॉफी क्रॉप की वजह से साइलोन का अकाल आया था। तो ये कॉफी में किस कारण से आया था? तो कॉफी रस्ट की वजह से, कॉफी रस्ट डिजीज की वजह से ये साइलोन का अकाल आया था। मतलब कॉफी की क्रॉप में कॉफी रस्ट का अटैक हुआ, जिसकी वजह से श्रीलंका में साइलोन का अकाल आया 1867 में। ठीक है, तो अब ये कॉफी रस्ट क्या है? कॉफी रस्ट भी क्या है? फंगस है। जितने भी रस्ट है सब के सब फंगस है, याद रखना। फंगस का नाम क्या था? तो ये फंगस का नाम भी याद रखना चाहिए, हेमिलिया वेस्टेट्रिकोला। हेमिलिया वेस्टेट्रिकोला क्या था? ये फंगस था। इस फंगस की वजह से कॉफी में कॉफी रस्ट भी बीमारी आई, जिसकी वजह से श्रीलंका में साइलोन का अकाल आया 1867 में। क्लियर है? अब क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइलोन का अकाल, कॉफी रस्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो 1867 में। कहां इंट्रोड्यूस हुआ? तो श्रीलंका के अंदर। ठीक है, किस फंगस की वजह से? तो हेमिलिया वेस्टेट्रिकोला। दूसरा पूछा जाता है इंडिया के अंदर कब ये साइलोन का अकाल आया? मतलब इंडिया के अंदर ये कॉफी रस्ट, अकाल नहीं बोल सकते, कॉफी रस्ट जो है इंडिया के अंदर कब इंट्रोड्यूस हुआ? ठीक है, कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर कॉफी रस्ट? कब इंट्रोड्यूस हुआ कॉफी रस्ट इंडिया के अंदर? तो याद रखना 1970 में कॉफी रस्ट जो है इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। मैं साइलोन के अकाल की बात नहीं कर रहा हूं, साइलोन का अकाल तो श्रीलंका में आया था, लेकिन किसकी वजह से आया था? कॉफी रस्ट की वजह से। ये कॉफी रस्ट इंडिया के अंदर कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो इंडिया के अंदर ये 1970 में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि जो हमारा कॉफी रस्ट है वो इंडिया के अंदर कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो 1970 के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब देखो 1867 और 1970 100 साल के बाद आया, तो सीधी सी बात श्रीलंका है ना, क्या है श्रीलंका, रावण का घर है। अब यहाँ से कोई चीज इतनी आसानी से थोड़ी ना आ पाएगी यार, रावण के घर से कोई चीज लाना आसान है नहीं है, या उस वहां से कोई चीज आना आसान है नहीं है, क्यों, क्योंकि रावण का घर है। दूसरा बीच में समुद्र पड़ रहा है, ठीक है, 400 मील समुद्र, अब ठीक है, तो समुद्र पड़ रहा है, हो सकता है उसके कारण की वजह से इतना जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया। तो पहला आयरिस का फेमाइन, दूसरा साइलन का फेमाइन देख लिया। नेक्स्ट पे आते हैं हम, तीसरा बंगाल फेमाइन। तीसरा क्या आ जाएगा, बंगाल फेमाइन, बंगाल का अकाल। ठीक है, बंगाल का अकाल। ये कब आया बंगाल का अकाल, तो 1943। अब बच्चों यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है इसको लेके कि आयरिस का फेमाइन 1845 में आया या 1943 में आया, या बंगाल का फेमाइन 1843 में आया, 1943 में आया, या 1945 में आया। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन क्लियर कैसे करना है, तो यहां रखना आयरिस का फेमाइन, आयरिस का फेमाइन आयरलैंड में आ आयरिस का फेमाइन 1800 में, अ से 18, आयरलैंड में और आलू पर चारों है, अ से 18 तो 1845। अब सीधी सी बात, वो 1845 है, तो बंगाल का फेमाइन 1943। ठीक, बंगाल का फेमाइन 1943 में आया। ठीक है, कब आया, 1943 में। कहां पर आया, तो सीधी सी बात नाम में लिखा हुआ है, बंगाल में आया। ठीक, बंगाल में आने का कारण क्या था, किस वजह से आया ये बंगाल का फेमाइन, किस वजह से आया, किस क्रॉप पे आया था, तो राइस पर। किस पर, राइस पर। राइस पर आने का कारण क्या था, राइस पर आने का कारण क्या है, तो वो है फंगस, या मैं बोल सकता हूं डिजीज क्या है, ब्राउन स्पॉट, ब्राउन स्पॉट या ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज जो राइस के अंदर लगती है, उसकी वजह से बंगाल में 1943 में बंगाल फेमाइन आया था। अब ये ब्राउन स्पॉट जो है ये क्या है, ये भी एक प्रकार का फंगल डिजीज है, और फंगस का नाम क्या है, तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, हेलमिंथम स्पोरियम ओराइजी। इस फंगस की वजह से राइस के अंदर ब्राउन स्पॉट, ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज आई, और उस डिजीज की वजह से बंगाल में 1943 में बंगाल का फेमाइन आया। ठीक है, अगर ऑप्शन में हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी ना हो तो इसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, ड्रेसिचा, ड्रेसिचा ओराइजी लगा देना। ठीक है, ड्रेसिचा ओराइजी लगा देना। अगर हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी ऑप्शन में ना हो और ड्रेसिचा ओराइजी ऑप्शन में हो तो लगा देना। और ये ब्राउन स्पॉट डिजीज जो है, ये याद रखना, ये कौन सी डिजीज है, तो एक्सटर्नल सीड बोर्न डिजीज है, एक्सटर्नल सीड बोर्न डिजीज ये है। क्लियर है। और इसके बारे में एक बात बता दूं, ये लीफ स्पॉट को क्या कहा जाता है, पुअर मैन डिजीज इसको कहा जाता है। पुअर मैन डिजीज क्यों कहा जाता है, इसको पुअर मैन डिजीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डिजीज कहाँ होती है, जहां पर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है। जिस सॉइल में न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी ज्यादा है वहां पर ये ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज आसानी से हो जाती है। अब न्यूट्रिएंट स्पेशली पोटास डिफिशियंसी सॉइल, जिस सॉइल में पोटास की डिफिशियंसी होती है वहां पर ये डिजीज बहुत ज्यादा होती है। अब सीधी सी बात, न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी सॉइल के अंदर कब होगी, जब फार्मर अपनी क्रॉप को या सॉइल को न्यूट्रिएंट नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होगा। पैसा नहीं होगा का मतलब क्या है, क्योंकि गरीब होगा। अगर गरीब फार्मर है, वो अपनी क्रॉप को या सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से ब्राउन स्पॉट डिजीज हो रही है, इसलिए उसको पुअर मैन डिजीज बोला गया। ठीक है, तो ये 3 अकाल हमने पढ़ लिए। अब आते हैं हिस्ट्रिकल, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सबसे पहले बात करते हैं हम 1729। ठीक है, 1729 से ले रहे हैं। वैसे तो 1665 में रॉबर्ट हुक जो हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, 1775 में फिर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब आए थे, उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल की खोज की थी, बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था फर्स्ट टाइम और सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था, इसलिए इन्हें क्या कहा गया था, तो फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा गया था। ये सब हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ 1729 से। 1729 में कौन
साहब आए, उनका नाम क्या है? P.A. माइकेली, P.A. माइकेली साहब, ठीक है, P.A. माइकेली साहब, याद रखना। 1729 की बात है। साइंटिस्ट कौन थे? P.A. माइकेली। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने फंगी की स्टडी की, ठीक है, याद रखना। फर्स्ट टाइम या बोल सकते हैं सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम स्टडी की इन्होंने, किसकी? स्टडी ऑफ फंगी। सबसे पहले फंगस की अध्ययन, कवक का अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? P.A. माइकेली। और इन्होंने फंगस को किसके अंदर देखा? इन्होंने फंगस को देखा किसके अंदर देखा? तो याद रखना, वाटरमेलन में। किसके अंदर देखा? तरबूज के अंदर, वाटरमेलन में, तरबूज के अंदर इन्होंने, यह तरबूज के ऊपर, याद रखना, तरबूज के अंदर नहीं, तरबूज के ऊपर इन्होंने फंगस को सबसे पहले देखा। और उन्होंने सर्वप्रथम फंगस की स्टडी जिसने की? माइकेली ने। अब फंगस की स्टडी को क्या कहते हैं? फंगस की स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कहते हैं फंगस की स्टडी को। फंगस की स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। इसलिए P.A. माइकेली को फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइकोलॉजी। वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है, फादर ऑफ माइकोलॉजी वर्ल्ड। अब याद रखने के लिए सीधे P.M. माइकेली, माइकेली से माइकोलॉजी, तो फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? P.A. माइकेली। 1729 में सर्वप्रथम इन्होंने फंगस के ऊपर अध्ययन किया था। और फंगस को इन्होंने कहां देखा? तो तरबूज के ऊपर इन्होंने फंगस को देखा था। 1729 के बाद कहानी आगे बढ़ाते हैं, आते हैं 1755 पर। 1755 में साइंटिस्ट हुए कौन? टिलेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट हिस्ट्री डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक, जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन आए? कौन साइंटिस्ट थे? 1755 की बात है, टिलेट आए। टिलेट साहब ने क्या किया? एक रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया, जैसे अपन लोग करते हैं ना एमएससी के अंदर, थीसिस बनाते हैं, थीसिस बनाने के बाद रिसर्च पेपर पब्लिश करना रहता है। तो इन्होंने भी क्या किया? एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। क्या किया इन्होंने? रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया, ठीक है। वो रिसर्च पेपर किस पे था? बंट डिजीज ऑफ व्हीट पर था। बंट डिजीज और व्हीट से संबंधित था। इस बंट डिजीज ऑफ व्हीट को और क्या कहा जाता है? तो स्टिकिंग स्मट ऑफ व्हीट, याद रखना इसको क्या कहा गया? और स्टिकिंग स्मट ऑफ व्हीट भी कहा जाता है। तो इन्होंने जो रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया उसमें इन्होंने क्या बताया कि जो बंट डिजीज ऑफ व्हीट है, वो बंट डिजीज ऑफ व्हीट है, ये जो व्हीट है इसके अंदर इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि अगर मान लो कोई एक हेल्दी सीड है, इस हेल्दी सीड पे मान लो क्या है? एक ब्लैक पाउडरी मास अगर लगा है, ठीक है, ब्लैक पाउडरी मास, इनको पता नहीं था किस वजह से होती है, इन्होंने बोला ब्लैक पाउडरी मास अगर है तो वो क्या करेगा? डिजीज कॉज करेगा, उसके अंदर पोटेंशियल होगा डिजीज कॉज करने का। और इसको इन्होंने क्या बोला? बंट डिजीज ऑफ व्हीट बोला। और इन्होंने साथ में ये भी बताया कि इसको कंट्रोल कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट से। किससे? सीड ट्रीटमेंट से कंट्रोल किया जा सकता है। ये किसने बताया? बंट ने। लेकिन सीड ट्रीटमेंट में कौन सा फंजीसाइड यूज करना ये नहीं बताया। तो टिलेट का जो पेपर था 1755 में, वो किसके बारे में था? बंट डिजीज ऑफ व्हीट के बारे में, जिसको स्टिकिंग ऑफ व्हीट भी कहते हैं, स्टिकिंग स्मट कहते हैं। उन्होंने बताया कि जब कोई हेल्दी सीड है, अगर उस पर ब्लैक पाउडरी मास लगा है तो वो उस हेल्दी सीड में डिजीज कॉज कर देगा। और उसी को इन्होंने बंट डिजीज कहा और बोला कि इसको सीड ट्रीटमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आए 1807 में, कौन आए? प्रीवोस्ट। कौन आए? प्रीवोस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवोस्ट, जितने भी ले रहा हूं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1807 में प्रीवोस्ट आए। अब ये ऊपर वाले से रिलेटेड है। इन्होंने क्या किया? डिटेल स्टडी की। किसकी? इन्होंने डिटेल स्टडी की। किसकी? बंट डिजीज। डिटेल स्टडी की किसने? बंट व्हीट की, बंट डिजीज ऑफ व्हीट की डिटेल स्टडी की। डिटेल स्टडी करने के बाद इन्होंने
इसकी क्या किया, डिस्कवरी की। क्या डिस्कवरी की इन्होंने, लाइफ साइकिल ऑफ, क्या डिस्कवरी की, लाइफ साइकिल ऑफ बंट डिजीज। बंट डिजीज की लाइफ साइकिल को इन्होंने खोजा। ठीक है, तो याद रखना कि जो बंट डिजीज की जो डिस्कवरी की जो क्रेडिट जाता है वो प्रीबोस्ट को जाता है। ठीक है, लाइफ साइकिल की खोज की और इन्होंने बताया कि ये जो बंट डिजीज होती है वो फंगस की वजह से होती है। ठीक है, इन्होंने डिटेल स्टडी की बंट पे, इन्होंने बंट की लाइफ साइकिल की डिस्कवरी की और इन्होंने बताया कि ये जो डिजीज है बंट डिजीज ऑफ व्हीट ये फंगस की वजह से होती है। किसने बताया, प्रीबोस्ट ने। टिलेट नहीं बता पाए थे, टिलेट ने बोला कि एक ब्लैक पाउडरी मास है, लेकिन इन्होंने बोला कि वो ब्लैक पाउडरी मास जो है वो फंगस है। ठीक है, और इन्होंने कंट्रोल के लिए इन्होंने बोला कि सीड ट्रीटमेंट की बात किसने की थी, टिलेट ने कर दी थी, लेकिन सीड ट्रीटमेंट में किससे कंट्रोल करोगे, तो इन्होंने कॉपर सल्फेट का यूज किया था। याद रखना किसका, कॉपर सल्फेट का यूज किया था प्रीबोस्ट ने। पूछा जाता है कि प्रीबोस्ट ने बंट डिजीज के कंट्रोल के लिए कौन से फंजीसाइड का यूज किया था, तो प्रीबोस्ट ने बंट डिजीज के कंट्रोल के लिए कॉपर सल्फेट का यूज किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रीबोस्ट के बाद की बात करते हैं। प्रीबोस्ट के बाद 1807 के बाद आ जाओ सीधे 1861। कौन आ जाएंगे, महान वैज्ञानिक एडी बेरी। एडी बेरी साहब आ जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और सबसे महान वैज्ञानिक पैथोलॉजी के बोल सकते हैं इनको। तो 1861 में एडी बेरी साहब आए। अभी हमने पढ़ा था क्या, आयरिस का फेमाइन। तो जब 1845 में आयरिस का फेमाइन आया था पोटैटो की क्रॉप पे, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से, लेकिन उस समय ये नहीं पता था कि ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन सी डिजीज है, फंगस डिजीज है, फंगस की वजह से आया या किसकी वजह से आया। तो ये एडी बेरी साहब है। इन एडी बेरी साहब ने क्या किया, डिटेल स्टडी की। क्या किया, डिटेल में स्टडी की किसकी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की। इसकी स्टडी की लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की इन्होंने डिटेल में स्टडी की। ठीक है, और डिटेल में स्टडी की और इन्होंने क्या पाया, इन्होंने कि ये जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है ये फंगस की वजह से होती है। किसने बताया, इन्होंने फाइंड किया, इन्होंने क्या फाइंड किया कि जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है वो फंगस की वजह से होती है। किसने बताया, एडी बेरी साहब ने। इससे पहले नहीं पता था। 1845 में जब आयरिस का फेमन आया तो वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से आया, लेकिन ये फंगस की वजह से आया था, नहीं पता था। कब पता चला, 1861 में जब एंटोन डी बेरी ने इसकी डिटेल में स्टडी की और बताया कि फंगस की वजह से होता है। और फंगस का नाम भी इन्होंने बताया था कि फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस की वजह से ये डिजीज हुई थी और ये फंगल डिजीज है। एंटोन डी बेरी साहब ने और क्या बताया, इन्होंने हिट्रोसियस नेचर दिया, या हिट्रोसियस नेचर के बारे में बताया। किसके, व्हीट रस्ट के, कि जो व्हीट रस्ट है उसमें हिट्रोसियस नेचर होता है। अब हिट्रोसियस नेचर क्या होता है उसको समझिए। इन्होंने क्या बताया, व्हीट रस्ट के अंदर जो है हिट्रोसियस नेचर होता है। हिट्रोसियस नेचर का मतलब समझिए, एक होता है ओटोसियस, ठीक है, ओटोसियस, और एक होता है हिटरोसियस। ओटोसियस का मतलब, ओटोसियस का मतलब है कि जब किसी पैथोजन को अपनी पूरी लाइफ साइकिल बिताने के लिए केवल एक होस्ट की जरूरत पड़े। ठीक है, सिंगल होस्ट की जरूरत पड़े। ठीक है, सिंगल होस्ट रिक्वायर्ड फॉर लाइफ साइकिल, रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट लाइफ साइकिल। पूरी लाइफ साइकिल के केवल एक होस्ट की जरूरत पड़े, मतलब कि कोई पैथोजन है वो अपनी पूरी लाइफ केवल एक ही होस्ट पे बिता देता है, उसको हम बोलते हैं ओटोसियस। ठीक है, ओटोसियस बोलते हैं। फिर एक होता है हिट्रोसियस। हिट्रोसियस का मतलब होता है कि कोई होस्ट है जिसको एक से ज्यादा होस्ट की जरूरत पड़ती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो यहां बोल सकते हैं मोर देन वन होस्ट, मोर देन वन होस्ट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट लाइफ साइकिल। ठीक है, पूरी लाइफ साइकिल के लिए अगर एक से ज्यादा होस्ट की जरूरत हो
तो उसको हम हिट्रोसियस नेचर बोलते हैं। तो व्हीट रस्ट जो है 2 होस्ट पर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो ध्यान रखना, जो व्हीट के जो रस्ट होता है, जो व्हीट रस्ट होता है वो 2 होस्ट पे, देखो एक तो किस पे, एक तो ये व्हीट रस्ट पे, व्हीट पे अपनी लाइफ साइकिल बिताता है, दूसरा एक होता है बारबरी प्लांट पे। ये 2 जगह अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इसके रस्ट के अंदर 5 जो है स्पोर्स होते हैं, ठीक है, कौन से होते हैं, PAUPT, ठीक है, पिक्निडियम, एसिडियम, यूरेडियम, बेसिडियम और टिलियम, ये 5 प्रकार के स्पोर्स होते हैं, जिसमें से जो 3 हैं पीछे वाले, ये जो 3 हैं ये अपनी लाइफ साइकिल UBT, ये अपनी लाइफ साइकिल लाइफ बीट पे, और जो P है ये बारबरी पे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो हिट्रोसियस नेचर जो दिया एंटोन डी बेरी ने, उसका मतलब ही यही है कि व्हीट रस्ट जो है वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल, पूरा जीवन काल जो है 2 होस्ट पर बिताता है, व्हीट पर भी और बारबरी पर, इसलिए उसको हिट्रोसियस बोला है। और लिंसिट्रस, मैं लिंसिट्रस बोल देता हूं, लिंसिट्रस एग्जाम्पल है किसका, ओटोसियस होस्ट का, ठीक है, मेलानास्पोलिनी जिसको बोला जाता है, इसका नाम क्या है, मेलानास्पोलिनी। ये जो है इसको सिर्फ सिंगल होस्ट की जरूरत पड़ती है, लिंसिट वही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। क्लियर है, आई थिंक समझ में आ गया होगा हिट्रोसियस नेचर, ठीक। इसीलिए एंटोन डी बेरी साहब को, क्योंकि इसने महान काम किए हैं, एक तो लेट ब्लड पोटैटो के बारे में बताया कि किसकी वजह से होता है, फिर हिट्रोसियस नेचर दिया इन्होंने, तो इनको क्या बोला जाता है, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है, वर्ल्ड फादर ऑफ पैथोलॉजी, पैथोलॉजी के पिता इनको कहा जाता है वर्ल्ड के, और मॉडर्न फादर भी इन्हीं को बोला जाता है, मॉडर्न फादर ऑफ पैथोलॉजी भी इन्हीं को कहा जाता है। क्लियर है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। 1861 से आगे बढ़ते हैं, 1862 में कुछ है, 1861 के बाद, मे भी 1862 में कुछ नहीं है, सीधे आ जाओ 1875, ठीक है, 1875 में आ जाओ। 1875 में साइंटिस्ट थे ब्रेफेल्ड, कौन साइंटिस्ट हुए, ब्रेफेल्ड। 1875 की बात है, 1861 के बाद सीधे 1875 पे आना है, साइंटिस्ट कौन है, ब्रेफेल्ड। इन्होंने टेक्निक डेवलप की, कौन सी टेक्निक डेवलप की, बस टेक्निक का नाम याद रखना है, इन्होंने क्या दिया, आर्टिफिशियल कल्चर टेक्निक दी, आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के लिए इन्होंने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक आर्टिफिशियल कल्चर टेक्निक डेवलप की। इसीलिए ब्रेफेल्ड को जो है क्या कहा जाता है, फादर ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक, इनको क्या कहा जाता है, ब्रेफेल्ड को फादर ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक कहा जाता है, फादर ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक कहा जाता है, फादर ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक किसको, ब्रेफेल्ड को कहा जाता है। ब्रेफेल्ड के बाद आ जाओ, ब्रेफेल्ड के बाद कौन से साइंटिस्ट हुए, 1876 में आ जाओ, तो आ जाओ आप रॉबर्ट कोच के बारे में, रॉबर्ट कोच, ठीक है। रॉबर्ट कोच ने क्या की थी, कोच थ्योरी दी थी, ठीक है, कोच थ्योरी जिसको कोच पोस्टुलेट भी बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या बोला था अपनी थ्योरी के अंदर कि कोई भी पर्टिकुलर पैथोजन जो है वो पर्टिकुलर डिजीज को ही कॉज करेगा, मतलब जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, क्या बोला था इन्होंने कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो पर्टिकुलर डिजीज कॉज करेगा, ये इन्होंने बोला था। क्या बोला था कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो पर्टिकुलर डिजीज को ही कॉज करेगा, ठीक है, पर्टिकुलर पैथोजन जो है पर्टिकुलर डिजीज पर ही अटैक करता है, ये रॉबर्ट कोच साहब ने बोला। इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबियल बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबियल बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट कोच को। और इन्होंने क्या फाइंडिंग की थी, इन्होंने डिस्कवर किया था इटियोलॉजी ऑफ एंथ्रेक्स डिजीज, एंथ्रेक्स डिजीज की इटियोलॉजी को इन्होंने खोजा था, ठीक है, रॉबर्ट कोच। और रॉबर्ट कोच की जो कोच पोस्टुलेट्स की जो 4th स्टेप है, 4th स्टेप को स्मिथ ने कंप्लीट किया था, याद रखना, स्मिथ ने 1905 में कंप्लीट किया था।
फोर्थ स्टेप जो थी इनकी कॉस्ट पोस्टुलेट थ्योरी इन्होंने दी थी, तो पूरी कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो इसकी जो फोर्थ स्टेप जो है वो स्मिथ ने दी थी 1905 में। ठीक है, अब 1976 के बाद कुछ भी नहीं है, सीधे आ जाओ आप 1876 के बाद सीधे आ जाओ 1882। ठीक है, 1882 यहां कौन हुए? टीजे बुरिल। टीजे बुरिल मोस्ट इंपोर्टेंट साइंटिस्ट है, मोस्ट आईएमपी लगा लेना इस पे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1882 टीजे बुरिल। सन कभी पूछे नहीं गए हैं, बट मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता रहा हूं तो आप याद कर सकते हो। ठीक है, मैं भी आपको यहाँ पे मेरे दिमाग में फिट है वही चीज बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई यहाँ पे बुक या कोई पीपीटी लेके नहीं आया हूँ कि पीपीटी में लिखा हुआ है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सारी चीज दिमाग में फिट करके लाया हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो टीजे बुरिल साहब इन्होंने क्या किया? फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज को खोजा। फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज, फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज कौन सी? याद रखना, फायर ब्लाइट ऑफ पियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फायर ब्लाइट ऑफ पियर। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, तो फायर ब्लाइट ऑफ पियर किसने खोजी? टीजे बुरिल ने। कब खोजी? 1882 में। अगर पियर ना दिया हो तो सेकेंड ऑप्शन लगाना एप्पल। एप्पल और पियर में नाम क्या था इसका? इरविनिया एमाइलोवेरा। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम क्या था? इरविनिया एमाइलोवेरा। फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज थी 1882 में। ठीक, उसके बाद आ जाओ सीधे 1885। प्रोफेसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, मिलार्डेट, प्रोफेसर मिलार्डेट। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह देख लेना। ठीक, प्रोफेसर मिलार्डेट 1885 की बात है। कई बुकों में 1882 भी दिया रहता है, बट एक्चुअल में जो सही है वो 1885 है। प्रोफेसर मिलार्डेट। अब प्रोफेसर मिलार्डेट जो संबंधित है किससे? डाउनी मिल्यू ऑफ ग्रेप्स से। किससे रिलेटेड है? तो पहले बात कर लेते हैं, डाउनी मिल्यू ऑफ ग्रेप्स से ये संबंधित है। डाउनी मिल्यू ऑफ ग्रेप्स जो डिजीज है वो किस फंगस के वजह होती है? तो याद रखना, प्लाज्मोवोरा विटिकोला। प्लाज्मोवोरा विटिकोला की वजह से ये डाउनी मिल्यू ऑफ क्रॉप्स होती है। भी क्या है? एक फंगल डिजीज है। ठीक है, अब प्रोफेसर मिलार्डेट ये क्या है, कहां से संबंधित है? फ्रांस से। ये फ्रांस में जो बोर्डोक्स यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोफेसर थे। ठीक है, किसमें? बोर्डोक्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ठीक है, तो ये फ्रांस में सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होता है ग्रेप का, एक मतलब इंटेंसिव कल्टीवेशन होता है, बहुत ज्यादा कल्टीवेशन होता है ग्रेप्स का। तो ये जब क्या है, जो जहां पे ग्रेप्स लगी हुई थी, ग्रेप्स की फील्ड के वहां विजिट कर रहे थे। जब ये ग्रेप्स की फील्ड पे इस तरीके से विजिट कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि उस फील्ड के पास में पेड़ थे। पेड़ पे क्या लगा हुआ था? चूना लगा हुआ था। तो उस पेड़ पे जब चूना लगा हुआ था तो वहां से चूने के पार्टिकल हवा के थ्रू जाते हैं भैया। तो चूने के पार्टिकल जितने उस फील्ड की ग्रेप्स की फील्ड एरिया पे गया, उतनी एरिया पर ये डिजीज नहीं थी। डाउनी मिल्यू ग्रेप्स ये डिजीज वहां पर नहीं लगी हुई थी। जितने हिस्से पर वो चूने का पार्टिकल उड़ के गया होगा उस फील्ड में, ग्रेप्स की फील्ड में, उतने हिस्से पर इन्होंने देखा कि वहां पर डाउनी मिल्यू ग्रेप्स की जो डिजीज है वो नहीं लगी हुई है। तो एक्सीडेंटली इन्होंने किसकी? बोर्डक्स मिक्सचर की खोज की। बोर्डक्स मिक्सचर की खोज की, याद रखना है, एक्सीडेंटली लिखी थी कब? 1885 में। इन्होंने बोर्डक्स मिक्सचर के अंदर क्या लिया? CuSO4 प्लस CaO प्लस H2O, मतलब कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर। ये इसका 5 गैलन 5 पौंड और इसका कितना था? 50 गैलन वाटर। कॉपर सल्फेट, CuSO4, CaO मतलब लाइम लिया था इन्होंने, और H2O मतलब वाटर। 5 पौंड और 50 गैलन वाटर लिया था। ठीक है, तो ये मिलार्डेट साफ हो गए 1885 के बाद। 1885 के बाद आते हैं सीधे अपन 1887 पे। यहां आ जाओ जेनसन। ठीक है, जेनसन साहब 1887 मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहां से भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जेनसन इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, क्या दिया था? हॉट वाटर ट्रीटमेंट। क्या? हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट इन्होंने बनाया था। हॉट वाटर ट्रीटमेंट डिस्कवर किया था इन्होंने 1887 में। ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है किसके लिए? तो लूज स्मट ऑफ व्हीट।
को कंट्रोल करने के लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट का यूज किया था कि इन्होंने जेनसन ने 1887 में। क्लियर है, इतना ही याद रखना। अक्सर पूछा जाता है कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है मोस्टली किस क्रॉप के लिए यूज किया, किस डिजीज के लिए यूज किया जाता है, तो लूज स्मेट ऑफ व्हीट। और लूज स्मेट ऑफ व्हीट कौन सी डिजीज है, तो याद रखना इंटरनली सीड बोर्न है, इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है। ठीक, लूज स्मेट ऑफ व्हीट। 1887 के बाद सीधे आ जाते हैं अपन 1898 में। 1898 इसमें आ जाओ बिजेरिंग, बिजेरिंग स्पेलिंग देख लेना, बिजेरिंग, एम बिजेरिंग साहब आए। इन्होंने बताया कि जो टोबैको मोजेक वायरस डिजीज है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होती, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होती। बिजेरिंग साहब ने क्या बताया कि जो टोबैको मोजेक वायरस डिजीज है, डिजीज उस समय वायरस ने ये नाम नहीं दिया गया था, तो इन्होंने बोला कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होती, ये एक वायरस डिजीज है। मतलब किसकी वजह से होती है, इन्होंने बताया कंटेजियम फ्लूइडम, कंटेजियम फ्लूइडम वायरम, ये नाम दिया था। कंटेजियम फ्लूइडम वायरस की वजह से, वायरम की वजह से होती है, जिसको बाद में क्या बोला गया, वायरस बोला गया। ठीक है, इनको फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है। बिजेरिंग साहब को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ वायरोलॉजी, याद रखना। बिजेरिंग साहब को फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है वर्ल्ड का। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो टोबैको मोजेक वायरस डिजीज है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ना होकर एक कंटेजियम फ्लूइडम वायरम, इन्होंने वर्ड बोला कंटेजियम फ्लूइडम वायरम, उसकी वजह से होती है, जिसको बाद में वायरस बोला गया। और ये इसमें ध्यान रख लेना, इसकी जो फर्स्ट वायरस डिजीज की खोज की थी, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, फर्स्ट वायरस की 1886 में एडोल्फ मेयर, याद रख लेना, इसको चाहो तो ऐड कर लेना उसके अंदर। 1886 में एडोल्फ मेयर है, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वायरस डिजीज की खोज की थी, वायरस डिजीज की खोज की थी, जो कौन सा था, टोबैको मोजेक वायरस। फर्स्ट वायरस डिजीज की खोज की थी टोबैको मोजेक वायरस की एडोल्फ मेयर ने 1886 में। और उसी के बारे में इन्होंने बोला कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना होकर कंटेजियम फ्लूइडम वायरम की वजह से होती है, जिसको वायरस कहा गया, इसलिए इसको बोल दिया गया कि फर्स्ट वायरस डिजीज टोबैको मोजेक वायरस किसने खोजी, एडोल्फ मेयर ने। ठीक है, कभी कभी अपने दिमाग में ये चीज आती है ना कि 1886 में इन्होंने ये टोबैको मोजेक वायरस को खोज दिया था, तो इन्होंने वायरस 1898 में क्यों बोला, भैया जिस समय खोजा गया था उस समय नहीं बोला गया, लेकिन जब बाद में फाइंडिंग में आया कि ये वायरस डिजीज है तो इसको वायरस ही बोलेंगे ना, ये थोड़ी ना बोलेंगे जिन्होंने फाइंड किया था तब ये पता नहीं क्या था। जैसे कि पोटैटो, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो 1845 में फेमाइन आया, हमने बोला कि लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो फंगस डिजीज की वजह से या फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेशन की वजह से हुआ, लेकिन इसका पता कब लगा, 1861 में एडी बेरी ने लगाया था 1861 में। तो जब पता लग गया तो हम 1845 में जो भी हुआ उसको हम वही बोलेंगे ना जब पता लगने के बाद। ठीक है, 1899 के बाद हम आ जाएंगे सीधे 1931। 1931 में हुए हमारे लुथरा साहब। कौन, लुथरा साहब। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सोलर हीट ट्रीटमेंट का यूज किया था, याद रखना, सोलर हीट ट्रीटमेंट का इन्होंने यूज किया था, किसके कंट्रोल के लिए, तो वही लूज स्मेट ऑफ व्हीट के लिए। ठीक है, लुथरा साहब ने 1931 में। फिर 1931 के बाद 1935 में ले लो, कौन आया, स्टेनली। कौन आया, स्टेनली। इसने क्या किया, क्रिस्टलाइन वायरस की खोज की। क्या, क्रिस्टलाइन वायरस की खोज की, क्रिस्टलाइन वायरस की खोज की स्टेनली ने 1935 में। ठीक, 1935 के बाद आप आ जाओ 1946। 1946 में आ जाओ आप एच फ्लोर। क्या आ जाओ, एच फ्लोर। एच फ्लोर ने क्या दिया था, जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट, जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट दिया था, किसके लिए, ससेप्टिबिलिटी एंड रेजिस्टेंस, दोनों के लिए, ससेप्टिबिलिटी एंड रेजिस्टेंस के लिए दिया था। ठीक है, जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एच फ्लोर ने 1946 के अंदर दिया था। ठीक, अब 1946 के बाद हम पहुंचते हैं सीधा आ जाओ 1962। कौन आ जाएगा, कैसेनेस। साइंटिस्ट हुए 1962 में, इन्होंने सैटेलाइट वायरस की खोज की। क्या, सैटेलाइट वायरस की खोज की, किसके अंदर,
टोबैको नेक्रोसिस वायरस। टोबैको नेक्रोसिस वायरस के इन्होंने स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल स्ट्रेंथ लिए, उन्होंने देखा कि वो अपने आप में रेप्लिकेट हो रहे थे, तो उन्होंने बोला कि यह सेटेलाइट वायरस है। तो 1962 में केसेनेस ने खोजा। फिर 1963 में आ जाओ तो वंडर प्लांक। कौन है? वंडर प्लांक। वंडर प्लांक से आपने 1963 में 2 रेजिस्टेंस दिए। कौन सा? एक तो होता है हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस की इन्होंने बात की। हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस, उसमें से उन्होंने वर्टिकल रेजिस्टेंस को मेजर रेजिस्टेंस बोला। ठीक है, और इन्होंने बुक भी लिखी, क्या नाम था उसका? कंट्रोल ऑफ डिजीज ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड देयर कंट्रोल। डिजीज ऑफ एपिडेमियोलॉजी या एपिडर्मिस एंड देयर कंट्रोल, ऐसे कुछ बुक का नाम है। ठीक है, डिजीज ऑफ एपिडर्मिस या एपिडेमियोलॉजी एंड देयर कंट्रोल। इनको फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी भी कहा जाता है, याद रखना, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी किसको कहा जाता है? वंडर प्लांक को। ठीक, 1963 के बाद सीधे आ जाओ आप 1968 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? सेफर्ड। देखो हमने क्या पढ़ा है, या जनरली हम पढ़ते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस है, मोस्ट ऑफ द जो प्लांट वायरस है वो क्या होते हैं? आरएनए वायरस होते हैं। ठीक है, आरएनए वायरस होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस जो आरएनए वायरस होते हैं। लेकिन ये जो सेफर्ड साहब है, इन्होंने 1968 में क्या बताया? इन्होंने 1968 में बताया कि कुछ डीएनए वायरस भी होते हैं। क्या बताया इन्होंने? कि कुछ डीएनए वायरस भी होते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि जो कॉलीफ्लावर मोजेक है, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस जो है वो कौन सा वायरस है? तो वो डीएस, डबल स्ट्रेंथ डीएनए वायरस है। ठीक है, किसने बताया? सेफर्ड ने हमें क्या किया? बताया कि सारे के सारे प्लांट वायरस आरएनए वायरस नहीं है। जो कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस है वो डीएस, डीएनए डबल स्ट्रेंथ डीएनए वायरस डिजीज है। और इसके साथ 1971 में कौन आए? गुडमैन आए। इन्होंने भी क्या बताया कि जो जेमिनी वायरस है वो भी क्या है? वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस है। ठीक है, इसको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेफर्ड वाला, कि कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस जो है वो डीएनए वायरस है, ना कि आरएनए वायरस है। और इसी के साथ जो है 1971 में कौन आए? डेनियर साहब आए और इसने वायरॉड की खोज की, वायरॉड डिजीज की खोज की, याद रखना। ठीक है, वायरॉड डिजीज की इन्होंने खोज की। वायरॉड क्या होता है? वायरॉड जो होता है वो नेक्ड न्यूक्लिक एसिड होता है, नेक्ड न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्ड न्यूक्लिक एसिड मतलब इसमें प्रोटीन का कोड नहीं होता, प्रोटीन का कवर नहीं होता, ये नेक्ड न्यूक्लिक एसिड है वायरॉड। और वायरॉड की खोज, ये डिजीज कौन सी? तो याद रखना, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर, ये कौन सी है? वायरॉड डिजीज है। मतलब जनरली क्या होता है कि जो पोटैटो होता है, अगर उसमें क्या मैकेनिकल इंजरी लग जाए, कहीं कट जाए, मान लो पोटैटो कहीं से कट गया, तो ये वायरॉड उसके अंदर इंटर कर जाता है और इसको हम बोल देते हैं कि पोटैटो स्पाइंडल डिजीज जो है वो वायरॉड डिजीज है। ठीक है, ये तो कहानी हो गई हमारे विश्व की। अब कुछ इंडियन हिस्ट्री की बात कर ले, है ना, छोटा सा ही पार्ट बचा है। इंडियन हिस्ट्री की बात कर ले तो सबसे पहले आते हैं हमारे KR कीर्तिकार। कौन साहब आए? KR कीर्तिकार साहब आए। तो ये फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट है, याद रखना, जिन्होंने फंगी की स्टडी की। फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट जिसने फंगी की स्टडी की, याद रखना, फंगी की स्टडी की। फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने फंगी की स्टडी की। इन्होंने कई सारे जो है फंगस जो है कलेक्शन किया और उनको आइडेंटिफाई किया था। दूसरे आ जाओ, EJ बटलर। अब बोलोगे सर नाम तो इसका लग नहीं रहा कि इंडिया के हैं। हाँ भाई साहब, ये इंडिया के नहीं है। इनको 1900 से लेके 1920 तक 20 साल के लिए, ठीक है, कहाँ बुलाया था? इंडिया में। इंडिया में कहाँ? IARI। किसके लिए? रस्ट पर वर्क करने के लिए। ठीक है, रस्ट पर वर्क करने के लिए इनको
IRI में इंडिया में बुलाया गया था 1900 से 1920 तक। ठीक है, इन्होंने रस्ट पे काम किया और स्पेशली किस पे, ब्लैक रस्ट पे। किस पे काम किया इन्होंने, स्पेशली ब्लैक रस्ट पर काम किया था। ठीक है, अब इन्होंने बुक लिखी। इनकी बुक जो है मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। क्या, देखो ये भाई साहब कहाँ से आए, विदेशी है, बाहर से आए, कहाँ है, इंडिया में आए। और इंडिया में आके इनको बहुत पैसा मिला तो इन्होंने क्या करवा ली, FD करवा ली। याद रखना, EJ बटलर इंडिया के नहीं थे, ये बाहर से आए और इंडिया में आए और इंडिया में आके इन्होंने क्या करवाई, FD करवाई। FD मतलब समझते हो ना, ज्यादा पैसा हो जाते हैं तो उसको बैंक में FD करवा लेते हैं लोग। तो FD करवाई मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फंगी एंड डिजीज, फंगी एंड डिजीज इन प्लांट। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। इंडिया में आके उन्होंने FD करवाई तो फंगी एंड डिजीज इन प्लांट। इसके बाद हमारे साहब आए केसी मेहता साहब। केसी मेहता साहब, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ, अच्छा EJ बटलर साहब के भी फादर देख लेते हैं ना पहले। EJ बटलर साहब काय के फादर है, तो याद रखना फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ये फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है, कहाँ के, इंडिया के। कहाँ के, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इंडिया के। फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी भी इनको ही बोला जाता है, याद रखना, मॉडर्न भी यही है। फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इंडिया के, ये भी यही है। फादर ऑफ माइकोलॉजी इन इंडिया, ये भी है। फादर ऑफ, याद रखना, माइकोलॉजी भी, फादर ऑफ माइकोलॉजी भी यही है इंडिया के। ठीक है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इंडिया के EJ बटलर, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इंडिया के EJ बटलर, फादर ऑफ माइकोलॉजी इंडिया के EJ बटलर। ठीक है, अब केसी मेहता फादर ऑफ व्हीट ट्रस्ट बोला जाता है इनको, पार्ट ऑफ व्हीट ट्रस्ट इन इंडिया। इंडिया में जो व्हीट ट्रस्ट है उसके फादर कौन है, केसी मेहता साहब। केसी मेहता साहब कहाँ के, आगरा के डीन थे। इन्होंने वहां पर, वहीं आगरा के डीन थे और वहीं आगरा कॉलेज में इन्होंने क्या किया, फील्ड पर इन्होंने रस्ट के ऊपर अध्ययन किया। और इन्होंने भी सबसे ज्यादा रस्ट किस पे, स्टेम रस्ट पे वर्क किया था। याद रखना, सबसे ज्यादा अध्ययन किस पे किया, ब्लैक रस्ट पे या स्टेम रस्ट पे इन्होंने वर्क किया था। इन्होंने क्या डिस्कवर किया, डिस्कवर डिजीज साइकिल, डिजीज साइकिल ऑफ व्हीट रस्ट। व्हीट रस्ट की डिजीज साइकिल को इन्होंने डिस्कवर किया था, बस याद रखो। ठीक है, 5 प्रकार के स्पॉट्स होते हैं। जब रस्ट डिजीज पढ़ाऊंगा ना तब उसके अंदर समझाऊंगा कि रस्ट की लाइफ साइकिल पूरी क्या थी। ठीक, अंतिम बात करते हैं BB मुंदकर साहब की। ठीक है, BB मुंदकर साहब ने क्या कंट्रोल किया, कॉटन विल्ट को। कॉटन विल्ट को कंट्रोल किया था किससे, वेराइटल रेजिस्टेंस से। वेराइटल रेजिस्टेंस के द्वारा इन्होंने कॉटन को कंट्रोल किया था। इन्होंने भी बुक लिखी। भैया यही तो कंफ्यूजन होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, FD करवा ली EJ बटलर ने इंडिया में आके, तो फंगी एंड डिजीज हो गया। तो ये क्या हो जाएगी, फंगी एंड प्लांट डिजीज। ठीक है, FD उन्होंने करवा ली थी, फंगी एंड प्लांट डिजीज हो जाएगी। इन्होंने याद रखना फाइटो पैथोलॉजी सोसाइटी की स्थापना की थी IARI में, और फाइटोपैथोलॉजी जर्नल भी स्थापना की थी इन्होंने 1948 में IARI में। 2 चीज इन्होंने की थी, कॉटन विल्ट को कंट्रोल किया था वेराइटल रेजिस्टेंस से, बुक लिखी फंगी एंड प्लांट डिजीज। फिर इन्होंने इंडियन फाइटोपैथोलॉजी सोसाइटी की स्थापना की IARI न्यू दिल्ली में, और इंडियन फाइटोपैथोलॉजी जर्नल भी इन्होंने शुरू किया नई दिल्ली से। क्लियर, तो ये कंप्लीट हिस्ट्री हमने प्लांट पैथोलॉजी की पढ़ी है, और जितने भी थे मोस्ट इंपोर्टेंट हमने डिस्कस किए। जहां मोस्ट इंपोर्टेंट था वहां मैंने बताया भी सही, और यहां से आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं